तो चलिए आज बात करते हैं उस चीज की जिस पर हम सब टिके हैं, जमीन, और जमीन के भी अंदर मिट्टी की सेहत की। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिक ये कैसे पता लगाते हैं कि किसी खेत की मिट्टी में कितना दम है और फसल को कितनी खुराक चाहिए। और ये समझना सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि आखिर में बात हमारे आपके खाने की थाली तक आती है। बिल्कुल। हमारे पास आज मृदा विज्ञान यानी सॉइल साइंस की एक किताब का अध्याय है जो मिट्टी की उर्वरता या फर्टिलिटी के मूल्यांकन पर है जी। और हमें बताया गया है कि ये विषय कृषि विज्ञान की परीक्षाओं के लिहाज से बहुत अहम है। तो हम कोशिश करेंगे कि बातचीत दिलचस्प भी हो और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काम की बातें भी निकल कर आएं। हाँ, हम मुख्य अवधारणाओं, विधियों और कुछ जरूरी आंकड़ों पर खास ध्यान देंगे। तो शुरू कहाँ से करें? किसी फसल की पैदावार किन चीजों पर निर्भर करती है? बीज, पानी, मौसम, ये सब तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा आधार तो मिट्टी ही है। बिल्कुल। सदियों से किसान खाद और फसल चक्र जैसी चीजें इस्तेमाल करते आए हैं, पर इसे विज्ञान की नजर से कब देखा जाना शुरू हुआ? इसकी एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो 19वीं सदी में शुरू होती है। एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जस्टिस वॉन लिबेग। अच्छा। 1840 में उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे आज हम लॉ ऑफ द मिनिमम या न्यूनतम का नियम कहते हैं। अगर इस पूरी चर्चा से एक बात याद रखनी हो तो वो यही है, ये मिट्टी विज्ञान की नींव है। न्यूनतम का नियम, ये सुनने में बड़ा गहरा लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक लकड़ी के बैरल का उदाहरण है। सोचिए, एक बैरल है जो लकड़ी की अलग अलग पट्टियों से बना है और हर पट्टी की लंबाई अलग है। ठीक है, कोई छोटी कोई बड़ी। हाँ, अब अगर आप उसमें पानी भरेंगे तो पानी कहाँ तक भरेगा? जाहिर है सबसे छोटी पट्टी की ऊंचाई तक। उसके ऊपर पानी डालेंगे तो बाहर बह जाएगा। तत्व द्वारा सीमेंट होती है जो उसकी जरूरत के मुकाबले सबसे कम मात्रा में मौजूद होता है। ओह, भले ही बाकी सारे पोषक तत्व पहाड़ बराबर क्यों ना पड़े हो। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि खेती में ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। नहीं होता। संतुलन ही सब कुछ है। किसान शायद सबसे महंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वाले खाद पर हजारों रुपए खर्च कर दे और पता चले कि कमी तो बस 50 रुपए के जिंक की थी, और वो जिंक ही उस बैरल की सबसे छोटी पट्टी बन गया। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। वो 50 रुपए का जिंक ही पूरी पैदावार को रोक कर बैठा था। तो अगर कोई कमी है तो क्या पौधे खुद हमें बताते हैं? क्या उन्हें देखकर कोई अंदाजा लगा सकता है? मुझे याद है स्कूल में पढ़ा था कि नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली हो जाती हैं। क्या ये इतना ही सीधा है? आपने बिल्कुल सही याद किया। इसे विजुअल डायग्नोसिस कहते हैं। पौधे संकेत देते हैं, लेकिन इसमें एक पेच है। क्या? सिर्फ पत्ती का पीला होना जानना काफी नहीं है। पीलापन कहाँ हो रहा है, पौधे के निचले पुराने हिस्से में या ऊपर की नई पत्तियों पर, ये जानना ज्यादा जरूरी है। यहीं पर आकर असली विज्ञान शुरू होता है। अच्छा, तो ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इससे हमें पोषक तत्व के स्वभाव का पता चलता है। जैसे आपने नाइट्रोजन की बात की। हाँ। नाइट्रोजन पौधे के अंदर बहुत गतिशील यानी मोबाइल होता है। जैसे ही पौधे को कमी महसूस होती है, वो एक समझदार मैनेजर की तरह पुरानी पत्तियों से नाइट्रोजन निकालकर नई बढ़ती हुई पत्तियों को भेज देता है। वाह। नतीजा, पुरानी निचली पत्तियां पहले पीली पड़ती हैं। इस पीलेपन को क्लोरोसिस कहते हैं, मानो पत्तियों से जान ही निकल गई हो, क्योंकि नाइट्रोजन के बिना हरा रंग देने वाला क्लोरोफिल बन ही नहीं पाता। और फास्फोरस की कमी कैसे दिखती है? क्या वो भी पीलापन लाती है? नहीं, फास्फोरस की कमी के लक्षण अलग हैं। पत्तियां गहरे भूरे हरे या कभी-कभी बैंगनी रंग की हो जाती है। बैंगनी? हाँ, खासकर मक्के के छोटे पौधों में ये बैंगनी रंग साफ दिखता है। ये एंथोसाइनिन नाम के पिगमेंट के जमा होने से होता है। हमारे स्रोत में सल्फर का भी जिक्र है और मुझे लगता है यहीं पर छात्र सबसे ज्यादा उलझते होंगे। हाँ, और ये एक क्लासिक सवाल है जो परीक्षाओं में आता है। अच्छा। सल्फर की कमी से भी पत्तियां पीली होती हैं, बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह। लेकिन जैसा मैंने कहा, जगह बहुत महत्वपूर्ण है। लोकेशन? हाँ, सल्फर पौधे में कम गतिशील होता है, यानी लेस मोबाइल। पौधा उसे आसानी से पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों तक नहीं भेज पाता। इसलिए सल्फर की कमी के लक्षण हमेशा नई ऊपरी पत्तियों पर पहले दिखते हैं। समझ गया। नाइट्रोजन में नीचे, सल्फर में ऊपर, ये छोटा सा फर्क ही दोनों में अंतर बताता है। एग्जैक्टली। और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी जरूरत बहुत कम होती है। जिंक पौधे की ग्रोथ या बढ़त से जुड़ा है। इसकी कमी से तने की गांठों के बीच की दूरी, जिसे इंटरनोड कहते हैं, कम हो जाती है।
पौधा बौना रह जाता है। अच्छा, पत्तियां बहुत छोटी रह जाती हैं, जिसे लिटिल लीफ कहते हैं, या फिर पत्तियों पर नस के दोनों तरफ सफेद या पीली धारियां बन जाती हैं। तो अगर हम इन लक्षणों को पहचानना सीख लें तो काम हो गया? नहीं, यहीं पर एक और बड़ी चुनौती है। पहली बात, खेत में अक्सर एक से ज्यादा पोषक तत्वों की कमी होती है, तो सारे लक्षण मिक्स हो जाते होंगे, गड़बड़ हो जाते होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये है कि जब तक पौधे पर ये लक्षण दिखने शुरू होते हैं, तब तक फसल की पैदावार को अच्छा खासा नुकसान हो चुका होता है। ओह, तो ये आग लगने के बाद कुआं खोदने जैसा है। बिल्कुल। तो अगर सिर्फ पौधे को देखकर हम पूरी कहानी नहीं जान सकते और जब तक जानते हैं तब तक देर हो चुकी होती है, तो इसका मतलब हमें बीमारी के लक्षण आने से पहले ही उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। सही। और जड़ें कहाँ होती हैं? मिट्टी में। तो चलिए सीधे मिट्टी से ही पूछते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल सही। यहीं से मिट्टी परीक्षण यानी सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू होता है। ये रोकथाम है, इलाज नहीं। अच्छा। मिट्टी की सेहत जांचने के कई तरीके हैं, जैविक, रासायनिक वगैरह, लेकिन सबसे तेज, भरोसेमंद और आम तरीका रासायनिक परीक्षण ही है। तो जब कोई किसान मिट्टी का सैंपल लैब में भेजता है तो वहां होता क्या है? क्या वैज्ञानिक मिट्टी में मौजूद, मान लीजिए, फास्फोरस की कुल मात्रा को मापते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में अक्सर फंसाने के लिए पूछा जाता है। अच्छा। लैब कभी भी मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व की कुल मात्रा नहीं मापता। वो मापता है पौधों को उपलब्ध मात्रा, यानी प्लांट अवेलेबल फॉर्म। इन दोनों में क्या फर्क है? जमीन में फास्फोरस का भंडार हो सकता है, लेकिन उसका 99% हिस्सा चट्टानों और खनिजों में पत्थर की तरह बंधा होता है। पौधे उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। पौधे सिर्फ उस छोटे से हिस्से को ले सकते हैं जो पानी में घुलनशील है। अच्छा। मिट्टी परीक्षण का मकसद उस कुल भंडार को नहीं, बल्कि उस उपलब्ध हिस्से को मापना है जो फसल उस मौसम में इस्तेमाल कर पाएगी। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो ठीक है, लैब ने टेस्ट किया और एक रिपोर्ट दी जिस पे लिखा है उपलब्ध फास्फोरस 10 किलो प्रति हेक्टेयर। अब इस नंबर का क्या करें? ये कम है, ज्यादा है या ठीक है? अपने आप में ये नंबर सिर्फ एक अंक है। इसका असली मतलब दो और शब्दों से निकलता है जो सुनने में भारी भरकम लगते हैं, लेकिन इन्होंने खेती को जुए से विज्ञान बना दिया। बताइए। ये शब्द है सहसंबंध कोरिलेशन और अंशांकन कैलिब्रेशन। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। सहसंबंध का मतलब है ये पक्का करना कि हमारे लैब टेस्ट के नतीजों का फसल की पैदावार से कोई लेना देना है भी या नहीं। ठीक है। क्या ऐसा होता है कि जिन खेतों में टेस्ट वैल्यू कम आती है वहां पैदावार भी कम होती है? ये पहला कदम है। और दूसरा? लेकिन असली जादू दूसरे शब्द में है, अंशांकन। अंशांकन हमें बताता है कि अगर आपकी मिट्टी की रिपोर्ट ये कहती है तो आपको ठीक इतनी खाद डालनी है, न 1 ग्राम कम न 1 ग्राम ज्यादा। ये किसान को एक सटीक रेसिपी देता है। वाह, मतलब अंदाजे का काम खत्म। हमारे स्रोत में एक ग्राफ है, चित्र 2, जो शायद इसी बात को दिखा रहा है। हाँ, वो ग्राफ इस रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। उसमें आप देख सकते हैं कि जिस मिट्टी में पोषक तत्व का स्तर कम है, वहां थोड़ी सी खाद डालने पर भी पैदावार तेजी से ऊपर भागती है। लेकिन जिस मिट्टी में पोषक तत्व का स्तर पहले से ही उच्च है, वहां खाद डालने से पैदावार में मामूली सा फर्क पड़ता है या कोई फर्क नहीं पड़ता। यही अंशांकन है, ये जानना कि किस मिट्टी पर खाद का कितना असर होगा। इसी से पैसा और पर्यावरण दोनों बचते हैं। तो ये अंशांकन और मॉडल वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये एक आम किसान के लिए थोड़ा जटिल लग सकता है। हो सकता है। क्या इसे सरल बनाने का कोई तरीका नहीं है? कोई ऐसा सिस्टम जो बस हाँ या ना में जवाब दे सके कि खाद डालनी है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। इसी काम को करने के लिए क्रांतिक मान दृष्टिकोण या क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच विकसित किया गया। ये एक तरह का कट ऑफ पॉइंट है। कट ऑफ पॉइंट जैसे किसी परीक्षा में पासिंग मार्क्स होते हैं? बिल्कुल वैसा ही। हम एक क्रांतिक मान तय कर देते हैं। अगर मिट्टी का टेस्ट रिजल्ट उस मान से नीचे है तो मिट्टी को कमी वाला या डेफिशिएंट माना जाता है। मतलब खाद डालो। हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ खाद डालने से फायदा होने की पूरी संभावना है। और अगर टेस्ट रिजल्ट उस मान से ऊपर है तो मिट्टी पर्याप्त या सफिशिएंट है और वहाँ खाद डालना शायद पैसे की बर्बादी होगी। और ये जादुई नंबर, ये क्रांतिक मान आता कहाँ से है? इसे केट और नेल्सन नाम के वैज्ञानिकों ने एक ग्राफिकल तरीके से निकालना सिखाया था। लेकिन ज्यादातर किसानों और छात्रों के लिए जरूरी बात यह है कि ये मान पहले से ही तय किए जा चुके हैं। अच्छा।
हमारे स्रोत की तालिका टेबल 1 परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए सोने की खान जैसी है। उसमें भारत की अलग-अलग मिट्टियों और फसलों के लिए फास्फोरस के क्रांतिक मान दिए गए हैं। कोई उदाहरण दीजिए। जैसे चावल की फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी यानी एल्यूवियल सॉइल में फास्फोरस का क्रांतिक मान 10.8 से 11.8 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है। वहीं काली मिट्टी में यह सिर्फ 5.8 से 6.5 है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि हर मिट्टी का चरित्र अलग है और उसके लिए नियम भी अलग होंगे। ये विशिष्ट मान अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमने मिट्टी की जांच कर ली, लेकिन मान लीजिए फसल बढ़ रही है और बीच में हमें शक होता है कि कोई गड़बड़ है, क्या तब भी कुछ किया जा सकता है? हाँ। क्या हम सीधे पौधे से ही उसकी सेहत का हाल पूछ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसे पौधा विश्लेषण या प्लांट एनालिसिस कहते हैं। यह मिट्टी परीक्षण का विकल्प नहीं, बल्कि उसका एक बहुत अच्छा साथी है। साथी कैसे? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये छिपी हुई भूख यानी हिडन हंगर का पता लगा सकता है। छिपी हुई भूख, ये इंसानों में तो सुना है। ये छिपी हुई भूख पौधों में भी बिल्कुल इंसानों जैसी ही होती है। हो सकता है आप थका हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन आपको कोई बड़ी बीमारी ना हो। डॉक्टर कहता है आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। सही बात है। पौधे भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। बाहर से हरे भरे दिखते हैं, उन पर कमी का कोई निशान नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर किसी पोषक तत्व की कमी से जूझ रहे होते हैं और उनकी पैदावार घट रही होती है। पौधा विश्लेषण इसी छिपी हुई भूख को पकड़ता है। और इसी संदर्भ में एक और फैंसी नाम आता है DRIS, मतलब DRIS। ये क्या भला है? DRIS पौधा विश्लेषण का ही एक बहुत उन्नत और चालाक तरीका है। पारंपरिक विश्लेषण में हम पौधे की पत्ती में किसी एक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन की मात्रा देखते हैं, लेकिन DRIS इससे एक कदम आगे है। ये किसी एक तत्व की मात्रा को देखने के बजाय अलग अलग पोषक तत्वों के अनुपात यानी रेशियोज को देखता है। अनुपात क्यों? सीधे सीधे मात्रा देखने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि पौधे की उम्र के साथ एक अकेले पोषक तत्व की मात्रा बदलती रहती है। बचपन में अलग, जवानी में अलग। अच्छा। लेकिन दो पोषक तत्वों का अनुपात काफी हद तक स्थिर रहता है, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस का अनुपात या जिंक और आयरन का अनुपात। तो इसका फायदा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि DRIS के नतीजे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, भले ही आपने पत्ती का सैंपल पौधे की किसी भी अवस्था में लिया हो। ये विश्लेषण को पौधे की उम्र के असर से आजाद कर देता है। तो क्या ये सब सिर्फ केमिकल डालने और उनकी जांच करने का खेल है, या मिट्टी की अपनी सेहत भी कोई मायने रखती है? मेरा मतलब है मिट्टी के जैविक पदार्थ या सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से। आपने सबसे जरूरी सवाल पूछा है। अब तक हमने जो भी बात की वो सब अल्पकालिक उपाय हैं। मिट्टी की असली और स्थायी सेहत उसके जैविक पदार्थ या जैविक कार्बन पर ही निर्भर करती है। ये सिर्फ पोषक तत्वों का गोदाम नहीं है, ये मिट्टी का दिल है। दिल? हाँ, ये मिट्टी की संरचना को भुरभुरा बनाता है, पानी सोखने और रोकने की क्षमता को बढ़ाता है और करोड़ों फायदेमंद सूक्ष्म जीवों का घर और भोजन है। और जैसा कि हम आजकल हर तरफ सुन रहे हैं, इसका जलवायु परिवर्तन से भी कोई गहरा नाता है? सीधा और बहुत गहरा नाता है। ये सीधे तौर पर कार्बन पृथक्करण से जुड़ा है। अच्छा। वायुमंडल में जो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड है, पौधे उसे सोखकर अपने अंदर जमा करते हैं। जब पौधे के अवशेष मिट्टी में सड़ते हैं तो वो कार्बन मिट्टी में कैद हो जाता है। अच्छी कृषि पद्धतियां जैसे खेत की जुताई कम करना, मतलब नो टिल, और कवर फसलें लगाना मिट्टी को एक विशाल कार्बन सिंक में बदल सकती हैं। वाह! ये न केवल मिट्टी को जिंदा और उपजाऊ बनाता है, बल्कि हमारे ग्रह को ठंडा रखने में भी मदद करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो मिट्टी की उर्वरता का मूल्यांकन सिर्फ एक लैब टेस्ट नहीं है। नहीं, ये एक पूरी जासूसी की वजह है। आप पौधे के लक्षणों से सुराग उठाते हैं, मिट्टी का विश्लेषण करके गहराई में जाते हैं, गणितीय मॉडल से भविष्य का अनुमान लगाते हैं और अंत में मिट्टी की लंबी उम्र के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। इसका सार यही है कि इन सभी वैज्ञानिक तरीकों को मिला के ये पक्का किया जाए कि पौधे को सही समय पर, सही मात्रा में, सही पोषण मिले। लक्ष्य एक ही है। क्या? न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरणीय नुकसान के साथ ज्यादा से ज्यादा और टिकाऊ पैदावार हासिल करना। आज की चर्चा से एक विचार मन में घूम रहा है। हमारी बातचीत और स्रोत दोनों ही ज्यादातर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम,
यानी NPK जैसे बड़े पोषक तत्वों पर केंद्रित रहें। सही है। लेकिन जैसे जैसे हमारी खेती सघन होती जा रही है और हम एक ही जमीन से बार बार ज्यादा पैदावार ले रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि अब कहानी बदल रही हो? मतलब? क्या सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, बोरॉन, आयरन, जिनकी जरूरत तो चुटकी भर होती है, विश्व स्तर पर फसल उत्पादन के लिए अगले सीमित कारक यानी लिबिक के बैरल की अगली सबसे छोटी पट्टी की भूमिका निभाने जा रहे हैं?